अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज की जो टॉपिक है वो है सिस्टिक हाइग्रोमा के बारे में। ये एक बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसको हम सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या चीज़ होती है, इसकी किस तरह मॉनिटरिंग की जाती है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या प्रोग्नोसिस बच्चे के लिए क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक आम इंसान के लिए अंदर दो किस्म की सर्कुलेशंस होती हैं। एक ब्लड सर्कुलेशंस यानी कि हमारी रगों के अंदर लाल खून फिरता है, और एक लिम्फेटिक सर्कुलेशंस यानी कि कुछ और रगे, एक और सिस्टम भी होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर सफ़ेद फ्लूइड फिरता है। सफ़ेद फ्लूइड के अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। पहले हम ये बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या मकसद क्या है। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम जिसके अंदर सफ़ेद फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, उसके जो दो इम्पॉर्टेंट मकसद हैं, नंबर वन ये है कि बेशतर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारे अंदर अज्जा हैं, इधर से सबकी गंदगी को वो जिस्म से बाहर निकालता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका रोल ये है कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी इससे लिंक्ड है और हमें बहुत सारी इन्फेक्शन से ये बचाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की भी अपनी वेसल्स होती हैं जिसके अंदर जो लिम्फ फ्लूइड है वो सर्कुलेट पूरी बॉडी में करता रहता है। कभी कभी आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि अगर किसी बड़े इंसान के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो वेसल्स या रगें हैं उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो पूरी जगह की स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है। वो ब्लॉकेज यानी कि टांग में हो सकती है, बाजू में हो सकती है। तो टांग का साइज भी सूज के बहुत ही बड़ा हो जाता है जिसको हम मेडिकली एलिफेंटियासिस कहते हैं। यही कंडीशन के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज है, लिम्फ वेसल के अंदर ब्लॉकेज है, ख़ास तौर पे माँ के पेट में जब बच्चा डेवलप हो रहा है और उसका उसका लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, और अगर उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो फिर वहीं स्वेलिंग आ जाएगी। ये लिम्फेटिक फ्लूइड आगे सर्कुलेट नहीं कर सकता, वो एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है और स्वेलिंग की शेप में हमें पता चलता है। माँ के पेट में बच्चे के अंदर जब ये लिम्फेटिक सिस्टम का ब्लॉकेज आ जाए, जो कि अमूमन ये जो स्वेलिंग है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नज़र आती है, और ये ज़्यादा बच्चे के बैक पे, गर्दन के पीछे होती है, या गर्दन की इस साइड पे होती है, या फेस या ये चीक्स की साइड पे होती है, इसको हम सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं। इसका इंसिडेंस क्या है? ये बहुत ही रेयर है। 1% इसका इंसिडेंस है, यानी 100 प्रेगनेंसी में किसी एक बच्चे को सिस्टिक हाइग्रोमा जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसमें उसका लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल सही तरह डेवलप नहीं हुई, या कि उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और पूरे जगह पे वो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होकर स्वेलिंग बनाने लग गया। अब हम बात करते हैं इससे एसोसिएटेड मसाइल क्या हैं। ये देखने में आया है कि ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा अगर किसी में डेवलप हो तो ये कभी कभी बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ भी लिंक्ड होता है। यानी कि बच्चे को हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो जिसमें हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं, या उसको ट्राइसोमी 18 हो जो एक और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, या एक नूनेन सिंड्रोम भी हो सकता है। कुछ केसेस में इसके साथ बाकी अज्जा में बनावटी नुक्स भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये आइसोलेटेड फाइंडिंग है, यानी कि कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, बस सिर्फ एक लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और ये स्वेलिंग नज़र आ गई। हमें ये अल्ट्रासाउंड से पता कब चलता है? अर्लीस्ट भी अगर हमें पता चले तो 10-12 हफ्ते तक लिम्फेटिक सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आए तो 12 हफ्ते के स्कैन पे ये जाहिर हो सकता है। पर ज़्यादातर ये जो 18 से 20 हफ्ते जिसमें हम नॉर्मली स्कैन बच्चे की बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उस वक्त ये स्वेलिंग भी नज़र आती है और उस पर अल्ट्रासाउंड वाले कमेंट करते हैं कि बच्चे की गर्दन की साइड पे स्वेलिंग है जिसको हम सिस्टिक हाइग्रोमा कहते हैं। जब आपके अल्ट्रासाउंड में जब सिस्टिक हाइग्रोमा डायग्नोज हो जाए तो आपके डॉक्टर आपकी फर्दर टेस्ट और एडवाइस करते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ ये लिंक्ड हैं। अब वो जो फर्दर टेस्ट हैं वो कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग भी हो सकती है या एमनियोसेंटीसिस भी हो सकती है। ये दोनों इन्वेसिव टेस्ट का बेसिक मकसद ये है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपके बच्चे के साथ का इर्द गिर्द का जो पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड है, या वो लिया जाता है, या बच्चे की आवल के साथ
के अंदर से हमें ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, जिसको हम कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग कहते हैं, और इसके जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है ताकि क्रोमोसोम्स का एबनॉर्मेलिटी की जांच की जा सके। डिटेल अल्ट्रासाउंड, उसके साथ फीटल एकोकार्डियोग्राफी भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि बाकी अज्जा में कोई और बनावटी नुक्स है या नहीं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये एक बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस वाली चीज़ नहीं है। इसके साथ हाई मोर्टालिटी लिंक्ड है बच्चे के अंदर, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन के हमल ज़ाया हो जाए इसका चांस बढ़ जाता है, पेट के अंदर बच्चे की डेथ हो जाए इसका चांस बढ़ जाता है, और उमूमन ये चांस उन केसेस में ज़्यादा होता है जब कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी है या बच्चे की बनावटी नुक्स में और भी अज्जा इन्वॉल्व हैं। कभी कभी पैदाइश के बाद ये जो इतना सिस्टिक हाइग्रोमा है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। अगर ये अंदर की तरफ प्रेशर दे तो सांस की नाली पे प्रेशर हो सकता है, पैदाइश के बाद बच्चे का सांस भी उखड़ सकता है, या खाने की नाली पे प्रेशर दे बच्चा अच्छी तरह फीड नहीं ले सकता। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो डिलीवरी के बाद ज़ाहिर होती हैं। अर्ली 20 वीक्स पे अगर आपके बाकी फर्दर टेस्ट पे पता चले कि बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हैं या बच्चे के अंदर बहुत दूसरे अज्जा की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको ये एडवाइस करें कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, यानी कि ज़ाया कर दें, क्योंकि ये कोई अच्छी प्रोग्नोसिस की चीज़ नहीं है, इसमें बच्चे में काफ़ी और भी नुक्स हैं। कुछ केसेस में बाकी हो सकता है आपके ये टेस्ट नॉर्मल निकल आएँ, तो उस वक़्त क्लोज मॉनिटरिंग के साथ ये प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक चलाई जाती है। पैदाइश के बाद बच्चे को जैसे कहा कि ब्रीदिंग, सांस लेने में मसला हो सकता है, दूध पीने में मसला हो सकता है, तब डिलीवरी के बाद बच्चे की अलग जांच होती है, उसमें न्यूनेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हर केस दूसरे से फ़र्क होता है। कभी कभी अगर बहुत कम ऐसा भी देखने में आया है कि अगर छोटी सिस्टिक हाइग्रोमा बहुत बड़ा नहीं है तो कभी कभी खुद ही ख़त्म हो जाता है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस के साथ लिंक्ड है, यानी कि सांस सही नहीं आ रहा क्योंकि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है, उस वक़्त सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है पैदाइश के बाद। अब सर्जरी में या तो वो पूरी सिस का एरिया निकाल दिया जाता है, या जो उसके अंदर लिम्फ है उस फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, या स्क्लेरोथेरेपी, एक ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो सारी स्वेलिंग श्रिंक हो जाती है। तो हर केस दूसरे से फ़र्क होगा, जिस पे पैदाइश के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही आपके डॉक्टर आपके लिए बेहतर एडवाइस करेंगे, ख़ासतौर पर न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक सर्जन्स के बेबी के लिए फ़र्दर क्या रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल सिस्टिक हाइग्रोमा की प्रेजेंस अगर अल्ट्रासाउंड पे पता चले तो एक तो इसके साथ लिंक्ड होता है और बनावटी नुक्स और जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, इसके साथ लिंक्ड होता है हमल ज़ाया हो जाना, इसके साथ लिंक्ड होता है बच्चे का पेट के अंदर डेथ हो जाना, इसके साथ हाई मोर्टेलिटी। ऑलमोस्ट देखा गया है कि 70 to 80% केसेस में जहाँ सिस्टिक हाइग्रोमा है उनमें बेबी की सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है, या बेबी की पेट में डेथ हो जाती है, या किसी सुवेयर कॉम्प्लिकेशन से उसको फर्दर मसाइल पड़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टिक हाइग्रोमा यानी कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर है क्योंकि वो सर्जरी के साथ बेहतर हो सकता है। तो ये आज की वीडियो सिस्टिक हाइग्रोमा के बारे में है। अगर कभी किसी ने अपनी बेबी की अल्ट्रासाउंड पे सिस्टिक हाइग्रोमा जैसा वर्ड देखा है तो वो समझ सकते हैं कि उनके फर्दर जो पीडियाट्रिशियंस हैं या न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं और उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ किस तरह उनको फर्दर गाइड किया कि उनके फर्दर टेस्ट क्या होने चाहिए, और पैदाइश के बाद उनके बच्चे की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग जिनके बेबी को ये प्रॉब्लम हुआ है उनको भी ये आइडिया हो कि सिस्टिक हाइग्रोमा किस वजह से होता है, इसके साथ और क्या मसाइल लिंक्ड होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।